Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. So today we are going to finish the Mahajanapads. आज हम लोग महाजनपद ख़त्म करेंगे। आज उसका सेकेंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट होगा। If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ चुके एंड इसके बाद उसमें हरण्यका डायनेस्टी होगा, शिशुनागा डायनेस्टी होगा एंड नंद डायनेस्टी होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एंड वन मोर थिंग, मेरा एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहाँ पे जाके वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कुछ बुक्स के PDFs है वहाँ पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से जाके आप लोग वो सारे PDFs डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन द 6th century वेर मगध, कौशला, वात्सा एंड अवंती। उन 16 महाजनपद में कुछ पावरफुल स्टेट्स भी थे जैसे मगध, कौशला, वत्सा एंड अवंती। एंड 2 of the महाजनपद्स द वज्जी एंड मल्ला वेर गानासंघास। उन 16 महाजनपद्स में से 2 जो महाजनपद्स थे वज्जी एंड मल्ला, उनको गानासंघास कहते थे। गानासंघास was an assembly of Gana, those who claim to be equal status। ये मेनली एक असेंबली था जो क्षत्रिय के समान उनका स्टेटस इक्वल मानता था। अब हम लोग गानासंघास एंड किंगडम्स के बीच जो डिफरेंसेस था वो हम लोग जानेंगे। द चीफ ऑफिस वॉज नॉट हेरिडिटरी एंड वॉज नोन एज गणपति और गणराजा। तो गानासंघास के जो चीफ थे उसको गणपति और गणराजा कहते थे एंड उसका जो चीफ का ऑफिस था वो मेनली और से चीफ जो था वो हेरिडिटरी नहीं था। मतलब जनरेशन्स पे जनरेशन्स जो किंग बनते हैं उसको हेरिडिटरी रूल कहते हैं, लेकिन ये गानासंघास में ऐसा कोई भी हेरिडिटरी रूल्स नहीं था। Power was vested in an aristocratic council comprising heads of the leading क्षत्रिय families। एंड इस गानासंघास में एक एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल था जिसमें कि क्षत्रिय फैमिलीज के कुछ हेड्स भी हुआ करते थे। अब आते हैं किंगडम्स में। किंगडम्स was a centralized government with king as sovereign। The ruling family became a dynasty with hereditary succession। तो ये किंगडम्स में क्या होता था, ये किंग्स आते थे एंड जो रूलिंग फैमिली मतलब किंग का जो फैमिली था वो एक डायनेस्टी बन जाता था एंड उसके नेक्स्ट उसका सन जो था वो नेक्स्ट किंग बनता है, फिर उसका सन जो आता है ये वो भी नेक्स्ट किंग बनता है, करके ये हेरिडिटरी सक्सेशन चलता था। मोस्ट ऑफ द गानास वेर लोकेटेड नियर द हिमालयन फुटहिल इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये गानासंघास के जो महाजनपद थे वो मेनली हिमालयन फुटहिल्स जो कि ईस्टर्न इंडिया में है वहाँ पे ये लोकेटेड था। एंड ये किंगडम्स जो थे ये मेजर किंगडम्स जनरली ऑक्युपाइड द फर्टाइल एलोवियल ट्रैक्ट्स ऑफ द गंगा वैली। ये किंगडम्स जो थे ये मेनली गंगा वैली में ही डेवलप हुआ था। They were based in smaller geographical areas and had more representative government। तो ये गानासंघास के जो महाजनपद थे उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज होते थे, छोटे छोटे एरिया होते थे एंड उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो थे वो ज़्यादा थे। पर किंगडम्स में क्या होता था, पॉलिटिकल पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द किंग। यहाँ पे बस एक ही गवर्नमेंट था, वो था किंग। Had only 2 strata, the Kshatriya Rajakula means ruling families and Dashakarmakara मतलब slaves and laborers। तो ये गानासंघास में 2 स्ट्रेटिफिकेशंस होता था, मतलब 2 क्लास थे। एक क्षत्रिय राजकुला मीन्स रूलिंग फैमिलीज होते थे एंड एक स्लेव्स एंड लेबरर्स होते थे जिसको वो लोग दशकर्मरास कहते थे। क्लैन लॉयल्टी वीकेंड इन द किंगडम्स एंड मोर फोकस वाज ऑन कास्ट लॉयल्टीज एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग। किंगडम्स में क्या हुआ, किंगडम्स में जो क्लैन लॉयल्टी था वो धीरे धीरे वीक होता गया एंड ये किंगडम्स जो थे वो मोस्टली कास्ट लॉयल्टीज में ज़्यादा बिलीव करते। गानासंघास मोर रेडी टू टॉलरेट अनऑर्थोडॉक्स व्यूज एंड मोर ओपन टू इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन।
तो ये घना संघर्ष में वो लोग इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी सुनते थे। घना संघर्ष में इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो थे पीपल के, ये भी वो लोग सुनते थे। पर किंगडम्स में द ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस थियोरी वॉज मोर डीपली एंट्रेंच्ड इनटू किंगडम्स। किंगडम्स में ब्राह्मणिकल जो पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस थियोरी होते थे, पुराणाज में हम लोग पढ़ चुके ऋग्वेदिक एज में, वो सारे इस किंगडम्स में मोर डीपली इंटरेस्ट होता था। मतलब वो सब इस थॉट्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द प्री एमिनेंस ऑफ मगध। अब हम लोग महाजनपद के अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो एंड मगध कैसे धीरे धीरे ग्रो किया उसके बारे में पढ़ेंगे। द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द महाजनपद्स इमर्ज्ड ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल स्टेट। तो महाजनपद जो थे 16 महाजनपद, उसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लगे रहते थे एंड इसके कारण धीरे धीरे मगध जो था वो धीरे धीरे एक पावरफुल स्टेट बन गया था। Magadha's rise to political supremacy began with Bimbisar, Haryanka dynasty, and ruled for 52 years from 544 to 492 BC। तो मगध का जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी था और मगध जो एरिया था वो राइज किया बिम्बिसार के साथ। बिम्बिसार जो किंग था उसको एक्चुअल फाउंडर माना जाता है मगध के। तो ये बिम्बिसार जो थे वो हरियंका डायनेस्टी के थे एंड वो 52 इयर्स रूल किए थे, जो कि 544 BC से 492 BC तक था। ये जो ईयर्स है ये एक बिलीव्ड ईयर्स है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन नहीं किया गया, तो ये एक अराउंड ईयर्स है। इन द महावंशा इट इज स्टेटेड दैट ही वॉज anointed as the king by his father at the age of 15। तो ये माना जाता है। और महावंश जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है जहाँ पे इंडिया एंड श्रीलंका के डायनेस्टीज़ के हिस्ट्रीज जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ये मेंशन किया है जो बिम्बिसार किंग थे उसको उसके फादर ने, उनका जो 15 इयर्स जब वो थे 15 इयर्स के, तब उनको किंग बना दिया गया था। Now the first dynasty, Haryanka dynasty of Magad. Founder was probably the grandfather of Bimbisar, 566 BC। ये जो ईयर है ये बिलीव्ड ईयर है, ये कोई भी स्पेसिफिक ईयर नहीं है। तो हरियांका डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो मोस्टली बिम्बिसार का ग्रैंडफादर माना जाता है एंड इनका जो एक्चुअल फाउंडर था हरियांका डायनेस्टी का जो एक्चुअल फाउंडर था वो था बिम्बिसार। बिम्बिसार हु रूल्ड फॉर 52 years फ्रॉम अराउंड 544 BC to 492 BC, हु वॉज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चंस में आता है हु वॉज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। द आंसर विल बी बिम्बिसारा। बिम्बिसार का कैपिटल था राजगृह और गिरिव्रजा। बिम्बिसार जो थे उनका कैपिटल था राजगृह और गिरिव्रजा। बिम्बिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवका टू उज्जैन अलोंग दक्षिणापथ टू अवंती व्हेन प्रद्युता हैड जॉन्डिस। बिम्बिसार का जो जनरल फिजिशियन रॉयल फिजिशियन जो था जीवका, उसको उन्होंने उज्जैन में भेजा था क्योंकि उज्जैन का जो किंग था प्रद्युता, उनको जॉन्डिस हुआ था, इसलिए ये अब खुद के जो रॉयल फिजिशियन जीवका थे इसको उन्होंने सेंड किया था उज्जैन में। बिम्बिसार कॉन्कर्ड अंगा ईस्ट बिहार बाय डिफीटिंग इट्स रूलर ब्रह्मदत्ता। बिम्बिसार ने अंगा जो कि ईस्ट बिहार एरिया में है मॉडर्न डे, उसको उन्होंने कॉन्कर किया था एंड बाय डिफीटिंग द रूलर ब्रह्मदत्ता। उसका जो रूलर था, अंगा का जो रूलर था ब्रह्मदत्ता, उसको हरा के उनका जो राज्य था अंगा को वो लोग उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। बिम्बिसार स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस। बिम्बिसार ने अपना जो रूलिंग पावर था वो स्ट्रेंथेंड किया बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। Bimbisar had 3 wives. His first wife was from Kaushala named Mahakaushala, who was the sister of Prasenjit,
हु ब्रॉट इन डाउरी द टेरिटरी ऑफ काशी थे। कौशला का किंग जो थे प्रसेनजीत, उनका सिस्टर था महाकौशला, एंड वो एज अ डाउरी उनके साथ टेरिटरी ऑफ काशी भी लाए थे। एंड ये जो उनका जो फर्स्ट वाइफ था, उन्होंने अपने साथ एज अ डाउरी काशी को भी लाए थे। काशी को उन्होंने गिफ्ट किया था इस बिंबिसार राजा। हिज सेकेंड वाइफ वॉज लिच्छवी प्रिंसेस चेल्लाना फ्रॉम वैशाली हु गेव बर्थ टू अजातशत्रु। तो जो सेकेंड वाइफ था उनका वो वैशाली से थे, जिसका नाम था चेल्लाना, एंड वो लिच्छवी प्रिंसेस जो थे वही अजातशत्रु के मदर थे। एंड हिज थर्ड वाइफ वॉज द डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ द मद्रा क्लैन पंजाब। एंड पंजाब का जो मद्रा क्लैन है उनका चीफ के जो डॉटर थे उसके साथ भी ये बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। नेक्स्ट इज अजातशत्रु who ruled around 492 BCE to 460 BCE. Ajatashatru was son of Bimbisar and believed to have killed his father and seized the throne. तो ये माना जाता है कि अजातशत्रु जो है उन्होंने अपने फादर को किल किया एंड उनका जो थ्रोन था वो उन्होंने छीन लिया था। एंड अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार के सन थे। He annexed Kaushala, ruled by Prasenjit, his maternal uncle. अजातशत्रु ने उनका जो मैटरनल अंकल थे यानी कि मामा थे प्रसेनजीत, उसको वो उनके साथ वो वॉर किया और फाइट किया एंड कौशला को अपने अंदर ले लिए। नॉट ओनली रिटेन्ड काशी बट ऑल्सो एडेड वैशाली, फॉट विद इटर्नल ग्रैंडफादर टू मगध। एंड प्रसेनजीत के साथ फाइट करके जो काशी था वो भी उन्होंने ले लिए एंड इसके साथ जो वैशाली एरिया था वैशाली को भी मगध के अंदर ले लिए। अजातशत्रु यूज्ड टू इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स। अजातशत्रु 2 मिलिट्री वेपन्स यूज करते थे। एक था वॉर इंजन जिसका और एक नाम था महाशिला कंटका, एंड दूसरा था चैरियट विथ मेस फॉर मास किलिंग जिसको वो रथमुशाला कहते थे। तो ये 2 मिलिट्री वेपन्स था, एक था वॉर इंजन महाशिला कंटका एंड दूसरा जो था वो था चैरियट विथ मेस फॉर मास किलिंग। द बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रेन। अजातशत्रु के टाइम पे बुद्धा जो थे वो गौतम बुद्धा जो थे वो मारा गया और महापरिनिर्वाण अटेन किए थे। अजातशत्रु अरेंज द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल। अजातशत्रु ने ही फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो था वो उसने अरेंज किया था। नेक्स्ट किंग इज उदयभद्र और उदयन, जिन्होंने अराउंड 460 BCE से 444 BCE तक रूल किया। उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र, दैट इज मॉडर्न डे पटना। उदयन ने कैपिटल उन्होंने पाटलिपुत्र में स्टैब्लिश किया था। Pataliputra had a very strategic location as it lay at the center of Magad kingdom. पाटलिपुत्र का एक स्पेसिफिक लोकेशन एंड उसका लोकेशन की इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये पाटलिपुत्र जो है ये मगध किंगडम का बिल्कुल सेंटर में था। पाटलिपुत्र को ये उदयन ने अपना कैपिटल बनाया। तो आफ्टर हरियंका डायनेस्टी शिशुनागा डायनेस्टी केम अराउंड 413 BCE to 345 BCE। शिशुनागा डायनेस्टी का फाउंडर था शिशुनाग। शिशुनाग was earlier a viceroy or अमर्त्य high ranking official at वाराणसी। शिशुनाग जो थे ये मगध के वाइसरॉय और अमर्त्य थे जो वाराणसी में के थे। The people of Magad outraged by the successive parricides of the successor of Udayin appointed शिशुनागा as a king। तो मगध के जो पीपल थे वो उदयन को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उदयन जो था वो ज़्यादा ग्रेट रूलर नहीं बन पाए। तो मगध उदयन के डेथ के बाद ये जो मगध के पीपल थे इन्होंने शिशुनाग को एज अ किंग चुन लिए थे। शिशुनागा डिफीटेड अवंती प्रद्योतस डायनेस्टी। शिशुनागा ने ही अवंती जो कि प्रद्योत डायनेस्टी का अवंती था उसको इन्होंने हराया था। शिशुनागा के बाद आया कालशका। कालशका जो थे ये सन एंड सक्सेसर ऑफ शिशुनागा थे। शिशुनागा का सन जो था वो कालशका थे एंड वॉज ऑल्सो नोन एज काकरवर्णा अकॉर्डिंग टू द पुराणास। पुराणास के हिसाब से कालशका को काकरवर्णा भी कहते थे लोग।
ही ऑर्गेनाइज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली। कालशेखर ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था जो कि वैशाली में हुआ था। शिशुनागा डायनेस्टी के बाद आया नंदा डायनेस्टी, हु वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, रूल्ड फ्रॉम 345 BC to 321 BC। नंदा डायनेस्टी जो था ये एक नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी था, मीन्स नॉन रॉयल डायनेस्टी था। एंड इसका जो फाउंडर था वो था महापद्मानंदा। महापद्मानंदा वॉज ऑल्सो कॉल्ड उग्रसेना इन पाली टेक्स्ट बिकॉज ऑफ हिज लार्ज आर्मी। महापद्मानंद को उग्रसेना भी कहते थे पाली टेक्स्ट में क्योंकि इनके पास था लार्ज आर्मी, जिसके कारण इसको उग्रसेना भी कहते थे। बिलोंग्स टू अ लो कास्ट और एटलीस्ट अ नॉन क्षत्रिय कास्ट। तो ये महापद्मानंद जो थे ये एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे जो कि नॉन रॉयल कास्ट था, एंड बिलीव्ड टू बी अ सन ऑफ अ किंग ऑफ द शिशुनागा डायनेस्टी बाय अ शूद्र वुमन। एंड ये माना जाता है कि शिशुनागा डायनेस्टी के एक किंग जो थे वो एक शूद्र वुमन को मैरी किए थे, तो उनका जो सन था वो था पद्मानंद। ये सब सारी प्रचलित कथाएं हैं, तो इसके बारे में स्पेसिफिक कोई नॉलेज हमें नहीं है, तो ये जस्ट हम लोगों को पता है कि ये महापद्मानंद जो थे ये एक नॉन क्षत्रियन कास्ट के थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द नंदास एज बिलोंगिंग्स टू अनंतकुला। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में नंदास को अनंतकुला के नाम से जाना गया, अनंतकुला नाम से मेंशन किया। अनंतकुला मीन्स ऑफ अननोन lineage, the first empire builder of India and claimed to be इकरत। तो ये महापद्मानंद जो थे ये फर्स्ट एम्पायर बिल्डर था इंडिया का, और से इंडिया का फर्स्ट एम्पायर जो थे ये महापद्मानंद थे, एंड इसको इकारत भी कहते थे। destroyed all other ruling princes known as Sharva Shatrantaka unrooter of the Kshatriyas। एंड महापद्मानंद ने क्या किया, उन्होंने सारी जो रूलिंग स्टेट्स थे उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड इसलिए महापद्मानंद को इसलिए अपरूटर ऑफ द क्षत्रियस भी कहा जाता है। He added Kalinga to Magad and brought an image of Jina as a victory of trophy। इन्होंने कलिंगा को मगध के अंदर ले लिया एंड एज अ विक्ट्री ट्रॉफी उन्होंने जीना का जो इमेज और स्टैचू है वो उन्होंने लाया। ऑल्सो एक्वायर्ड कौशला, उन्होंने कौशला को भी मगध के अंदर ले लिए। नेक्स्ट किंग इज धनानंदा, who was the last important king of the Nanda dynasty। नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे वो थे धनानंदा। धनानंदा आइडेंटिफाइड विद द एग्रामस और जैंड्रेम्स ऑफ ग्रीक क्लासिकल राइटर्स ने धनानंदा को एग्रामस और जैंड्रेम्स नाम से मेंशन किया उनके टेक्स्ट में। Alexander attacked Punjab during his reign, but his huge army checked them from advancing towards Magad। अलेक्जेंडर ने पंजाब को इनके टाइम पे ही, इनके रूलिंग टाइम पे ही पंजाब को अटैक किया, पर ये मगध की तरफ नहीं बढ़ पाए क्योंकि धनानंद के पास ह्यूज आर्मी था जिन्होंने इनको अलेक्जेंडर को मगध में आने से रोक लिए थे। क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नंदपक्रमणि अ पर्टिकुलर मेजरिंग स्टैंडर्ड। तो इन्होंने एक नंदपक्रमणि नाम के एक मेजरिंग स्टैंडर्ड था, तो इन्होंने ही ये इन्वेंट किए थे। He was an arrogant and oppressive ruler who imposed heavy taxes on the common man। धनानंद एक बहुत ही एरोगेंट एंड ऑप्रेसिव रूलर थे जो कॉमन मैन के ऊपर बहुत ही हेवी टैक्सेस लगाया करते थे। ये मेनली कॉज है जिसके कारण जो मगध के जो पीपल थे वो लोग धनानंद को पसंद नहीं करते थे। एंड चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ कौटिल्य took the advantage of this public resentment and uprooted the Nanda root। एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड कौटिल्य के हेल्प से, एंड पीपल जो थे वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड थे धनानंद के रूलिंग सिस्टम से। तो इन सब चीज़ों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो नंदा रूल को ख़त्म कर पाए एंड वो किंग बन गए। कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस।
मगध enjoyed an advantageous geographical position. मगध के पास एक advantageous geographical position था ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी एंड कंट्रोल ओवर रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स, क्योंकि ये मगध जो था ये गंगा वैली के पास में सिचुएटेड था एंड इनके पास रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स थे. राजगृह एंड पाटलिपुत्र वे सिचुएटेड एट स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स. राजगृह एंड पाटलिपुत्र जो कैपिटल थे वो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे सिचुएटेड थे. राजगृह वॉज सराउंडेड बाई 5 hills विच प्रोवाइडेड नेचुरल फोर्टिफिकेशन. राजगृह जो कैपिटल था वो 5 hills से सराउंडेड था जो कि इसको नेचुरल फोर्टिफिकेशन देता था. फर्टाइल रिवर प्लेन्स प्रोवाइडेड अ वास्ट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस which was essential for raising a vast standing army. तो फर्टाइल रिवर प्लेन्स जो थे गंगा के वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते थे जिसके कारण ये लोग एक लार्ज नंबर ऑफ स्टैंडिंग आर्मी जो थे वो इन्होंने रेज कर पाए. मगध वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल अगेंस्ट इट्स नेबर. मगध ही फर्स्ट स्टेट था जो एलिफेंट्स को यूज़ किए एंड उसके नेबरिंग स्टेट्स के अगेंस्ट इन्होंने एलिफेंट्स यूज़ किए थे. बेनिफिटेड फ्रॉम न्यूमरस एबल्ड किंग्स सच एज बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मानंद. मगध जो था उसमें बहुत सारे एबल्ड और फेमस किंग्स थे, जैसे पावरफुल किंग्स थे जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मानंद. राइज ऑफ ट्रेड टाउन्स एंड मेटल मनी एंड टोल्स लिवाइड टू added to the treasury of Magadhan kings which again helped them to maintain huge army. मगध किंग्स की जो ट्रेजरी था वो ट्रेड के थ्रू, मेटल मनी, टोल्स, ये सब के थ्रू वो धीरे धीरे फ्लरिश किया एंड जो कि हेल्पफुल रहा. ये ट्रेजरी जो था वो हेल्पफुल रहा एक लार्ज और ह्यूज आर्मी मेंटेन करने में. तो ये कुछ कॉजेस है जिसके कारण मगध एक सक्सेसफुल पावरफुल स्टेट बन गया. तो इसके साथ साथ हमारा जो महाजनपद है ये हम लोग खत्म. नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेशंस के बारे में होगा. एंड वन मोर थिंग, आप लोग जो कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए. आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा कोई डिमांड हो तो आप लोग बता सकते हैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में. एंड मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी ज़रूर बताइए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं.